हेलो दोस्तों, हम लोग आज सी प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में कुछ थ्योरी चीज़ें आपको बताई गई थी कि सी क्या है, सी की शुरुआत कैसे हुई, किसने बनाया, सी के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, सी की खासियत क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले बता दी गई थी। आज की क्लास में हम लोग सी के प्रैक्टिकल चीज़ों को समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि सी प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करता है और एक छोटा सा प्रोग्राम भी हम लोग अभी बनाएंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्रैक्टिकल में 3 बातें हैं जो हमको हमेशा याद रखनी है। पहला है सी इज़ ए केस सेंसिटिव, दूसरा है सी कंसिस्ट ऑफ मोर फंक्शन और तीसरा है मेन फंक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन सी। इसका क्या मतलब है, इन तीनों को हम बारी बारी से समझ लेते हैं और बेटर है कि यहाँ डिस्कस करने के बजाय पिछले क्लास में हम लोगों ने कोड ब्लॉक को डाउनलोड किया था हम अपने कोड्स को राइट करने के लिए, तो हम लोग सीधा उसी कोड ब्लॉक पे चलते हैं और वहीं जा कर के हम बाकी की सारी जो आगे की चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, आपको मैंने पिछले क्लास में ये भी सिखा दिया था कोड ब्लॉक कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे तो कोड ब्लॉक कुछ इस तरीके का आपको खुला हुआ आएगा। इसको देख लेना है, समझ लेना है। इस तरह की अगर पूरी स्क्रीन आपके पास आ रही है तो इसका मतलब है कि कोड ब्लॉक हम लोगों ने अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर लिया है। चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे एक नया फाइल खुल करके आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है फाइल खोलने का, वो ये है कि आप फाइल पे जाइए, न्यू पे क्लिक करिए और एम्प्टी फाइल जो है इस पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आपका कोड ब्लॉक ओपन हो जाएगा, चलिए, जब आपका कोड ब्लॉक यहाँ ओपन हो के आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से फाइल पहले क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ हमने फाइल बना लिया। अब आपको कंट्रोल प्लस एस दबाना है। या तो कंट्रोल प्लस एस दबाइए या आप सिंपली क्या करिए, फाइल पे जाइए और आप सेव फाइल एज भी या सेव फाइल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझाना है आपको। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपको फाइल का नाम पूछेगा और देखिए सेव टाइप एज सी ऑलरेडी यहाँ पर सेट है, तो आपको इसको ऐसे ही रह देना है, इसको टच नहीं करना है सेव एज टाइप वाले को। सिर्फ फाइल नेम आपको चेंज करके जो रखना है रख दीजिए। मैं रख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने फर्स्ट प्रोग्राम कर दिया। अब मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया, अब चलिए देखिए क्या होगा। मैंने डेस्कटॉप पे फाइल सेव किया है, देखिए डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल बन करके आ गया। और ये फाइल का देखिए आइकन कैसा है, बिल्कुल आपका कोड ब्लॉक के आइकन जैसा है। जैसे आप कोड ब्लॉक ओपन करते हैं तो इस तरह का आइकन आता है, ठीक वैसा ही आइकन इसका भी है। देखिए यहाँ पे कोड ब्लॉक का जो आइकन है वही आइकन उसका भी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोड ब्लॉक का हमने एक फ़ाइल ओपन कर लिया। अब इसका क्या फ़ायदा है वो देखिए, मैं इसको कट कर दूँ और यहाँ पर भी अगर डबल क्लिक करूँगा तो ये सीधा मुझे वो पेज पर ले जा करके पहुँचा देगा। देखिए सीधा मुझे उस पेज पर लेकर के आ गया फर्स्ट प्रोग्राम वाले पे। अब हम लोग अपना पहले एक छोटा सा कोड राइट मैं कर देता हूँ। आपको अभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि कोड का क्या मतलब है, कैसे राइट किया, सिर्फ कुछ चीज़ें मुझे दिखानी है। तो मैं सिंपली पहले एक कोड राइट करता हूँ और उसके बाद फिर हम उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। मैंने ये राइट कर दिया, सेव कर दिया, यहाँ करके प्रोग्राम रन करता हूँ। देखिए आई एम लर्निंग सी, ये प्रोग्राम बन करके आ गया। अभी आपको किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, वापस आइए डेस्कटॉप पर और देखिए क्या हुआ है।
स्टार्टिंग में जब हमने फाइल बनाया था तो एक फाइल था सिर्फ, है ना, फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से सी वाला। अब यहाँ पर दो और फाइल बन गया है। यही दो फाइल आपको समझना है कि ये क्या है। ये जो आपका फाइल है ये आपका प्रोग्राम है। ये जो अभी मैंने इसको रन किया था तो ये जो आपका बन के आया है ना, ये डिस्प्ले, ये इस फाइल की वजह से आया है, ठीक है, इस फाइल की वजह से। और ये जो स्क्रीन आपका खुला हुआ है ये किसकी वजह से खुला हुआ है? इस फाइल की वजह से। फिर बीच में ये फाइल क्या कर रहा है? तो आइए समझते हैं कि ये फाइल आपका क्या कर रहा है। देखिए, इस फाइल ने मैंने अपना सोर्स कोड लिखा। मैंने एक्चुअल में जो कोड मैंने लिखा हुआ है प्रिंट वाला कि मैं सी प्रोग्रामिंग लर्न कर रहा हूँ, ये कोड जो मैंने लिखा है ये किस फाइल के अंदर मैंने लिखा है? चलिए, तो ये जो हमारा फाइल था इसमें हमने सोर्स को लिखा, अपना कोड टाइप किया इंग्लिश के अंदर, और ये जो फाइल बन करके आपके सामने आया ये हमारा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर ने हमारे इंग्लिश वाले कोड से जनरेट करके दिया है। तो ये भी आप मान लिया जाए कि ये भी इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में है। फिर ये फाइल का क्या काम है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एक बात पढ़ी थी, वो ये पढ़ा था कि कंपाइलर जो हमारा होता है, जो हमारे कोड को कंप्यूटर की भाषा में समझाता है, वो एक ऑब्जेक्ट कोड यूज़ करता है, वो एक और फाइल जनरेट करता है जिसमें वो अपने अंडरस्टैंडिंग की चीज़ों को रखता है। तो ये वही फाइल क्रिएट किया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर आप तीन फाइल देख रहे हैं। एक ये फाइल है जिसको मैंने लिखा है, एक ये फाइल है जिसको कंप्यूटर ने लिखा है प्रोग्राम की शक्ल में, और इन दोनों फाइल को जोड़ने वाला जो है वो है ये फाइल। इसीलिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप तीन तरह के फाइल्स को देख रहे हैं। ये फाइल क्या है? जिसमें मैं कोड लिखता हूँ, कोड ब्लॉक का फाइल है। ये आपका प्रोग्राम का फाइल है जिसमें आपका रिजल्ट आता है कि आपने क्या प्रोग्राम बनाया है। और ये बीच का फाइल है जो इन दोनों को जोड़ता है, इसीलिए मैंने इसको बीच में रखा है, ठीक है। तो ये ब्रिज का काम करता है। चलिए, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और फिर प्रोग्राम रन करूं तो प्रोग्राम रन तो हो जाएगा मगर एरर आने लगेगा, प्रॉब्लम आने लगेगा, क्योंकि इन दोनों का ब्रिज जो है ना वो टूट गया है। तो याद रखिए कि जब भी हम कोड ब्लॉक में काम करेंगे तो ये तीनों फाइल आपका एक जगह एक ही नाम से रहेगा। इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम का नाम फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से है, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से है, और ये भी हमारा फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से है, ठीक है। चलिए, तो आप इसको एक छोटी सी भाषा में और समझ लीजिए। मैंने इंग्लिश में लिखा, इसने मेरे इंग्लिश को कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखा, और फिर इसने जवाब इंग्लिश में दे दिया, ऐसा हुआ। चलिए, बहुत अच्छा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है अब, जो हमने नोट्स में पढ़ा। पहला क्या है? सी इज़ ए केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव और क्या क्या मतलब है, ज़रा इसको समझिए। इसको मैं थोड़ा सा पहले बड़ा कर देता हूँ। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए लिखूँ और यहाँ पर मैं स्मॉल ए लिखूँ, तो कंप्यूटर में या इस प्रोग्राम के अंदर इस ए को कंप्यूटर कुछ और समझेगा और इसको अलग तरीके से समझेगा। यानी कंप्यूटर के हमारे हिसाब से ये ए और ये ए दोनों में फ़र्क नहीं है, सिर्फ छोटे बड़े का फ़र्क है। लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से इन दोनों में सिर्फ छोटे बड़े का फ़र्क नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है। कंप्यूटर इसको ए अलग ए तरह का ए मानेगा, इसको अलग तरह का ए मानेगा। अब कभी ऐसा हुआ कि एक जगह आपने ये कैपिटल ए लिख दिया और एक जगह आपने स्मॉल ए लिख दिया, और आप ये चाहेंगे कंप्यूटर ये समझे कि नहीं मेरा कैपिटल ए और स्मॉल ए बराबर है, तो कंप्यूटर नहीं मानेगा। कंप्यूटर ये मानेगा कि आपने दो ए लिखा है, एक कैपिटल ए है जो अलग है और एक स्मॉल ए है जो अलग है, यानी दोनों ए अलग अलग काम के लिए लिखा है आपने, ये मानेगा कंप्यूटर। यही मतलब होता है केस सेंसिटिव का।
उसके बाद मोर फंक्शंस और ये चीज़ें जो लिखा हुआ है मेन फंक्शन, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले इतनी बात समझ गए आप कि केस सेंसिटिव होने का मतलब ही यही होता है कि आप कैपिटल लेटर्स को और स्मॉल लेटर्स को जब लिखेंगे तो कंप्यूटर के लिए कैपिटल ए अलग हो जाएगा, स्मॉल लेटर अलग हो जाएगा। दूसरी एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि यहाँ मैंने जो लिखा है, देखिए ये फर्स्ट लाइन में है, ये सेकेंड लाइन में है, ये थर्ड लाइन में है, ये फोर्थ लाइन में है, फिफ्थ लाइन हमारा खाली है, सिक्स लाइन में ये है, सेवन लाइन में ये है, और ये 8 लाइन है, ये 9 लाइन है। तो ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा यहाँ पर टोटल 9 लाइन का मैंने यूज़ किया है। हालांकि ये जो आप येलो वाला देख रहे हैं 8 और 9 लाइन, ये ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है। तो एक्चुअल में प्रोग्राम हमने कितने लाइन में लिखा है? 1 से लेकर 7 लाइन में। ये क्यों समझा रहा हूँ उसको समझिए। इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि आपको ये पता रहेगा कि मैंने किस लाइन में क्या लिखा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन में मैंने इंक्लूड लिखा, सेकेंड में मैंने ये लिखा। इससे क्या बेनिफिट होगा लाइन लिख देने की, लाइन यहाँ पर आने की वजह से, कि अगर आपके प्रोग्राम में, आपके कोड में कोई एरर होगा, कोई मिस्टेक होगा, अगर आपसे होगी, तो नीचे जो कोड ब्लॉक है ना, ये बता देगा कि फला लाइन के अंदर आपने एक प्रॉब्लम, गलती कर दी है। जैसे देखिए, मान लिया जाए मैंने यहाँ से ये सेमी कॉलम हटा दिया और अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया ना, 6 के ऊपर रेड आ गया, और यहाँ एक छोटा सा देखिए, यहाँ आपको प्रॉब्लम भी लिख करके आ गया कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर। यहाँ पर एक एरर भी, एक एक एरर का मतलब भी हम समझेंगे क्या है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि यहाँ 6 लाइन पे रेड आया और यहाँ नीचे उस एरर का एक्सप्लेनेशन आ गया कि ये एरर क्यों आया है, आपने क्या गलती लिखी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट में इसने डाल दिया कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलम, कि यहाँ 0 के बाद हम सेमी कॉलम को चाह रहे हैं। अब जब मैंने सेमी कॉलम लगा दिया और अब मैं करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम रन कर गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये डिफरेंस, ये फ़ायदा होता है लाइन की वजह से। चलिए, उसके बाद एक चीज़ और समझिए, वो क्या है कि प्रोग्राम में जैसे मैंने 7 लाइन लिखा है, तो ये क्या करता है, आपका प्रोग्राम भी ऐसे ही चलेगा। सबसे पहले ये लाइन रीड करेगा कंप्यूटर, फिर ये लाइन को समझेगा, फिर इस 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 लाइन को समझेगा, और जब इन सारे लाइंस को समझ लेगा तब कंप्यूटर आपको ये रिजल्ट देगा। तो अब यहाँ देखिए कि आपका रिजल्ट आया है आई एम लर्निंग सी, जो मैंने लिखा हुआ है चौथे लाइन में। ठीक है, तो कंप्यूटर ने क्या किया, सारे लाइन को समझा और आपका रिजल्ट इसने दिया है चौथे लाइन के अंदर। तो ये कहाँ से आया? ये आया, कंप्यूटर ने सारे लाइन पहले पढ़ लिया और उसके बाद जो रिजल्ट उसको देना था वो उसने दिया है। तो अगर इसमें से किसी भी लाइन में प्रॉब्लम आएगा तो कंप्यूटर आपका वो प्रोग्राम रन करके नहीं देगा। तो ये अभी आपको याद रखनी है। तो 2 बातें आप समझ गए, ये लाइनिंग नंबर क्यों दिया जा रहा है। एक तो कि आपको एरर समझ में आएगा, और दूसरा आपको समझ में आएगा कि आपने कितने लाइन का प्रोग्राम बनाया है और कौन सी चीज़ कैसे एग्जीक्यूट करेगी। इस लाइन को मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, मान लिया जाए, या मैं ए ना लिख करके यहाँ पर लाइन 1 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कंप्यूटर का प्रोग्राम कैसे काम करता है। लाइन 1, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। अब क्या होगा सो समझिए। कंप्यूटर पहले लाइन 1 प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद इसको प्रिंट करेगा, फिर इसके बाद ये दिखाएगा, फिर ये दिखाएगा, फिर ये दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरतीब के साथ, जिस सीक्वेंस ऑर्डर में हमने कोड को लिखा है, कंप्यूटर उसी सीक्वेंस ऑर्डर में कोड पढ़ता है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, यही तरतीब के साथ प्रोग्राम भी लिखी जाती है।
और जिस तरतीब से आप प्रोग्राम लिखेंगे कंपाइलर उसी तरतीब से उसको रीड करता है और आपका रिजल्ट और आंसर भी उसी तरतीब के अकॉर्डिंग आता है। चलिए अब एक चीज़ समझते हैं, इसको पूरा एक एक तरह से पूरे प्रोग्राम को अब हम समझ लेते हैं। मैं इसको पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अभी मैं इसको रन करूँगा तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा था इंक्लूड, stdio.h। क्या मतलब है इसका वो समझिए। प्रोग्रामिंग में यानी सी लैंग्वेज में जब हमको कुछ इंक्लूड मतलब होता है डालना, शामिल कर लेना। जब हमको कुछ शामिल करना होता है अपने प्रोग्राम में, एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना होता है, तो हम हैश इंक्लूड के ज़रिए से उसको लिखते हैं। अभी stdio डॉट आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं एक काम करता हूँ, छोड़ दीजिए इसको। मैं मान के ये चलता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भेजा है ना, और मैं यहाँ पर मेरा रिज़ल्ट और दोस्त का रिज़ल्ट कंपेयर कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दोस्त का नंबर ज़्यादा आया या मेरा नंबर ज़्यादा आया। तो मुझे अपना रिज़ल्ट तो पता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय रिज़ल्ट, कि मुझे अपना रिज़ल्ट तो पता है लेकिन मुझे मेरे दोस्त का रिज़ल्ट नहीं पता है क्योंकि इसमें तो नहीं लिखा हुआ मेरे दोस्त का रिज़ल्ट। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त का रिज़ल्ट कहीं और रखा हुआ है और मुझे वहाँ से चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हैज़ इंक्लूड कर दूँगा और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैं ये लिख दूँगा माय फ्रेंड रिज़ल्ट, ठीक है। और ये सी में है तो डॉट सी कर दीजिए, मान लिए मिसाल के तौर पर। तो इससे क्या होगा, अब मेरा प्रोग्राम मेरे दोस्त के रिज़ल्ट को भी हासिल कर लिया है। तो वो मेरे दोस्त का रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है मगर यहाँ पर मेरे दोस्त का रिज़ल्ट इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है। अब मैं जब कंपेयर करूँगा मेरे दोस्त का रिज़ल्ट और मेरा रिज़ल्ट तो आसानी से कंपेयर हो जाएगा क्योंकि मैंने दोस्त का रिज़ल्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इंक्लूड का ये काम होता है कि कोई फाइल जो आपका बाहर रखा हुआ है, आपके प्रोग्राम में आपने नहीं लिखा है, कहीं और पहले से बनाया रखा हुआ है, वो आपको चाहिए तो आप इंक्लूड के ज़रिए से उसको हासिल कर लेते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर लिखा stdio.h, क्या मतलब है इसको तो हम पहले बाद में समझेंगे। ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल मतलब जो फाइल पहले आएगा। ये एक फाइल है जो ऑलरेडी कोड ब्लॉक ने बना रखा है हमारे लिए। इस फाइल के अंदर कुछ खास चीज़ें हैं जो हमारे प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है। अगर वो हमारे प्रोग्राम में नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐड नहीं करता हूँ और डायरेक्टली मैं वो प्रोग्राम लिखता हूँ जो मैंने शुरू में लिखा था। मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ क्योंकि हम लोग टेस्ट ही कर रहे हैं। यहाँ रिटर्न 0 कर देता हूँ। ये सब क्या मैं समझाऊंगा। अभी देखिए मैंने वो सारी बातें वही लिखी हैं जो मैंने इससे पहले प्रोग्राम में लिखी थी। फ़र्क सिर्फ कितना है कि मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए रन हो गया। तो फिर इंक्लूड करने ना करने से क्या बेनिफिट हुआ, ये एक्चुअल में रन नहीं करना चाहिए था, प्रॉब्लम है। लेकिन ये रन क्यों कर गया है, क्योंकि हमारा जो कोड ब्लॉक है ये बहुत एडवांस है। हमने फाइल मिस कर दिया, हमने वो चीज़ नहीं डाला। फिर भी चूंकि कोड ब्लॉक का बनाया हुआ वो फाइल है उसके पास है तो उसने अपने मर्जी से वो ऐड कर दिया, हालांकि हमने ऐड नहीं किया। देखिए क्यों, यहाँ डिफरेंस देखिए, यहाँ आ गया ना वार्निंग। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, देखिए यहाँ वार्निंग आ रहा है। क्या आ रहा है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन printf। कि यहाँ पर जो मैंने ये printf यूज़ किया है ना, इसके लिए मैंने सोर्स फाइल नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पे फिर क्या ऑप्शन आ गया, इंक्लूड stdio.h, ठीक है, लिखा गया। तो इसने क्या किया, कोड ब्लॉक ने मेरे प्रोग्राम को रन तो कर दिया क्योंकि इसके पास वो फाइल है, मगर ये आपको समझा भी रहा है कि भाई तुमने गलत लिखा है, तुमको इंक्लूड stdio.h करना पड़ेगा, तब जाकर कि ये printf असल में सही से काम करेगा। बात समझ में आई। तो यहाँ क्या हुआ, अब ये printf के ऊपर क्यों पड़ा हुआ है, बाकी चीज़ों के बारे में क्यों इसने रेड मार्क नहीं दिया, printf के बारे में क्यों दिया, इसलिए दिया कि जैसे
अगर मैं अपने दोस्त का मैथ का नंबर देखना चाहता हूं तो मुझे अपने दोस्त का रिजल्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। जब तक मैं अपने दोस्त के रिजल्ट को इंक्लूड नहीं करूंगा, दोस्त के मैथ का नंबर नहीं हासिल हो सकता है। ठीक वैसे ही प्रिंट एफ जो है ना, ये स्टीडियो फाइल का है। जब तक वो फाइल हम ऐड नहीं करेंगे, हमको प्रिंट एफ एक्सेस नहीं मिलता। ठीक है, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी हमको। इसीलिए प्रोग्राम आपको कह रहा है कि भाई आप उसको ऐड करिए, क्योंकि आपने जो प्रिंट एफ यूज़ किया है ये दूसरे फाइल का हिस्सा है, ये आपका नहीं है। अब मैंने इसको ऐड कर दिया है तो अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, देख लीजिए, ना प्रोग्राम में आया ना नीचे एरर आया। तो ये खासियत था इंक्लूड का। तो आज के क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के सारे प्रोग्राम्स को हम आगे की क्लास में समझेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।